नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम जो विमर्श का विषय लेकर आए हैं वह है ई प्रवेश प्रक्रिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, CBSE और MP बोर्ड दोनों के इंटर के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब बच्चे प्रवेश के लिए कॉलेज की तलाश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में एक गाइडलाइन जारी की है जो उनके ई पोर्टल पर उपलब्ध है। इस वर्ष की जो खासियत है वह है पेपरलेस एडमिशन प्रोसेस। इस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेजेस हों, उन सभी में पेपरलेस एडमिशन होने हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं, वो चाहे स्नातक प्रथम वर्ष में ले रहे हैं या स्नातकोत्तर फर्स्ट सेमेस्टर में ले रहे हैं, सभी के लिए एक ही प्रोसेस रखी है, पेपरलेस एडमिशन। और इसके लिए जो ई प्रवेश की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। 25 मई को यूजी यानी स्नातक प्रथम वर्ष के लिए, यूजी फर्स्ट ईयर के लिए, और 26 मई से पीजी अर्थात स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के लिए या फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रोसेस शुरू हो गई है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए या एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी इत्यादि सारी कक्षाओं के लिए ये प्रोसेस प्रारंभ हो गई है। और इस बार 3 चरणों में इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। आप इस वीडियो में बने रहें, मैं वो सारी प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा, संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा और क्यों खास है ये प्रोसेस और इसमें किन किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है। आप चाहें तो MP हायर एजुकेशन के पोर्टल पर जाकर वो सारे डिटेल्स स्वयं भी पढ़ सकते हैं या किसी नज़दीकी जो शिक्षा केंद्र है, कॉलेज है, आप वहाँ जाकर भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। इतिहास विमर्श पे मैं पिछले वर्ष भी ई प्रवेश को लेकर चर्चा कर चुका हूँ, कई सारे वीडियो इसमें हैं। और इस वर्ष चूँकि 23-24 के लिए प्रवेश हो रहा है, नए शिक्षा सत्र के लिए, तो हम ये वीडियो लेके आए हैं। इस बार जो नवाचार है ई प्रवेश में वह यही है कि पेपरलेस प्रोसेस है। बाकी लगभग वही प्रोसेस है जो गत वर्ष हमने अपनाई थी। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि ई प्रवेश में किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखा गया है। और सबसे ज़्यादा जो गंभीर बात है वो ये है कि आप लोग जब पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पंजीयन कर रहे हैं, तो बड़ी सावधानी से करें। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने ही मोबाइल से अपना पंजीयन करें एडमिशन वाला, क्योंकि एक मोबाइल से केवल एक पंजीयन होगा और जो भी फर्दर जानकारी है वह आपको उसी मोबाइल पर SMS के माध्यम से मिलेगी। तो कई बार बच्चे 2 मोबाइल रखते हैं, एक में SMS की सुविधा रहती है, दूसरे में नहीं। तो आप ऐसे मोबाइल का चयन करें, ऐसे मोबाइल नंबर का चयन करें जिसमें SMS की सुविधा हो, क्यों उसी पे आपको सारी जानकारियाँ आगे मिलने वाली हैं। तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, इस वीडियो में बने रहें जिससे आप सारी जानकारियों को कंप्लीट कर सकें। कई बार बच्चे क्या आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। फिर भी अगर किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या खास है इस वर्ष ई प्रवेश प्रक्रिया में। क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो कॉलेजों को लेकर एक विशेष प्रकार का उनके अंदर उत्साह रहता है और कॉलेज और स्कूल में ज़मीन आसमान का अंतर है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें सभी कुछ बदला दिखेगा। जब आप कॉलेज में प्रवेश लेंगे तो आपको कॉलेज की उसकी कैंटीन अलग दिखाई देगी, उसका पूरा परिसर अलग दिखाई देगा, उसमें क्लासेस का सिस्टम अलग दिखाई देगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी। उसका कारण ये है कि कॉलेज और स्कूल में जो पढ़ाई के तरीके हैं वो अलग अलग हैं। और इस वर्ष आप
चूँकि हम देख रहे हैं 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है देश में, उसको एमपी गवर्नमेंट ने गत वर्ष से प्रारंभ कर दिया है और उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के माध्यम से अब हम तीसरे वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। तो सिलेबस में परिवर्तन मिलेगा, सिस्टम में परिवर्तन मिलेगा, व्यवस्था में परिवर्तन मिलेगा, इसलिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। एक बच्चों में ये भय रहता है कि शायद कॉलेज में जाकर रैगिंग जैसी कोई समस्या होती है, लेकिन अब उस स्तर पर नहीं होती और जहाँ जहाँ रैगिंग की व्यवस्था है वहाँ प्रशासन बहुत सख्त हुआ है। इस वर्ष आप जब ई प्रवेश लेंगे तो आपको इस प्रकार का एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा ऑनलाइन, क्योंकि इस बार ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि रैगिंग की इस व्यवस्था से आप अपने आप को दूर रखेंगे। अगर आप रैगिंग वाले पॉइंट पर जाकर देखेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं, छेड़छाड़ है, किसी को जाति सूचक शब्द कहना है, किसी से अपशब्द कहना है, किसी को गलत बात करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें रैगिंग के अंतर्गत आती हैं। और प्रत्येक महाविद्यालय में एक बोर्ड है जो रैगिंग जैसी व्यवस्थाओं को देखता है। तो अगर कोई आपके साथ घटना घटती भी है तो आप उस बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, उस बोर्ड के मेंबर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वर्ष मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में भी प्रवेश उत्सव मनाने की एक व्यवस्था की है और उस प्रवेश उत्सव के अंतर्गत आप जब महाविद्यालय में जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें पहले दिन आपका परिचय सभी स्टाफ से होगा। जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, उन समितियों के महत्वपूर्ण सदस्य, जैसे अनुशासन समिति है, रैगिंग के लिए समिति है, छात्राओं के लिए एक विशेष प्रकार की समिति है, या छात्रवृत्ति से संबंधित जो समिति हैं, उन सभी के मेंबरान जितने भी हैं, उन सभी के नंबर भी आपको बोर्ड पे दिखाई देंगे। यानी सभी टीचर्स के, जो जिम्मेदार टीचर्स हैं, उनके मोबाइल नंबर भी आपको डिस्प्ले मिलेंगे महाविद्यालय में, जिससे आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप, अगर वो शिक्षक नहीं मिलते तो उनके मोबाइल पर भी चर्चा कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो इस बार ई प्रवेश के साथ साथ प्रवेश उत्सव की भी एक तैयारी है, एक नवाचार है जो आपको देखने को मिलेगा जुलाई माह में जब आप महाविद्यालय में प्रवेश लेंगे। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं कि ई प्रवेश की इस प्रक्रिया में क्या क्या खास है। तो जो एमपी हायर एजुकेशन का जो वेबसाइट है या पोर्टल है वह है epravesh.mponline.gov.in। इसे आप लिख लें और इसी पे आप जो भी जानकारी चाहें तो वो आपको मिल सकती है। इसमें 3 चरण हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी डिटेल में है। ये आप इसको देखें, ये पत्रक मैं इसमें दे रहा हूँ, ये इनको आप देखिए, इनमें ये पूरी डिटेल इसमें है कि कब आपको प्रवेश के लिए पंजीयन करना है, कब आपकी उसके लिए लिस्ट निकलेगी, कब आपको ऑनलाइन उसको महाविद्यालय में ऑनलाइन ही सत्यापित कराना है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको सूचना मिलेगी। तो जो खास चीज़ है, प्रथम चरण जो है वो स्नातक कक्षाओं के लिए 25 मई से प्रारंभ हो रहा है, जो 12 जून तक चलेगा। स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए यानी पीजी कक्षाओं के लिए 26 मई से ये प्रारंभ होगा और 13 जून तक चलेगा। यहाँ मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो चर्चा मैं कर रहा हूँ ई प्रवेश की, ये पूरे मध्य प्रदेश पर लागू होती है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी होने वाले हैं, प्रवेश लेने वाले हैं, ऑल ओवर एमपी में यही प्रक्रिया रहने वाली है। तो यदि आपके कोई मित्र ऐसे हैं जो अलग किसी ज़िले में या अलग किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और वो इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे वे भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो इसमें प्रोविजनल एडमिशन की भी व्यवस्था है। आप प्रावधिक प्रवेश यानी प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। तो आप वो पूरी प्रोसेस फॉलो करें और उसमें अपना प्रोविजनल एडमिशन लें।
तो इसलिए जो पीजी करने वाले, खासतौर पर पीजी वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये सूचना है कि वे प्रमोशन वाले पार्ट को भी अपनाएं और ई प्रमोशन पर जाकर अपना पंजीयन कंप्लीट करें। जिस विषय में भी आपको पीजी करना है, उस पीजी के लिए आप पंजीयन कर सकते हैं। उसके लिए पहले चरण की जो तिथि है, जो डेट है, वो 26 मई से 13 जून है। और इसमें सीटों का जो आवंटन है स्नातक कक्षाओं के लिए वो 19 जून को होगा और स्नातकोत्तर कक्षाएं यानी पीजी कक्षाओं के लिए 20 जून को जो आपकी सीट्स हैं, किन किन कॉलेज में कितनी खाली हैं, उनके संदर्भ में आपको आवंटित किया जाएगा, उन सीटों का आवंटन होगा। और प्रवेश शुल्क जमा करने के लिए जो डेट आप लोगों के लिए रहेगी, जो भी एडमिशन लेंगे, वो 25 जून से 30 जून के बीच में रहेगी। और यदि आपने प्रवेश शुल्क नहीं जमा किया, चाहे वो यूजी कक्षाओं का है या पीजी कक्षाओं का है, यदि आपने प्रवेश शुल्क जो शुल्क है वो जमा नहीं किया, तो आपका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसलिए ये कतई नहीं करें कि हम सारी प्रोसेस कर दें और हम प्रवेश शुल्क जमा नहीं करें, तो फिर आपके उसके प्रवेश का कोई मायने नहीं रहता। और जब आप प्रवेश शुल्क जमा कर देंगे, तो जब आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, शेष राशि आपको उसकी फ़ीस वहाँ सबमिट करनी होगी। ये राशि जो प्रवेश शुल्क है वो आपकी माइनस हो जाएगी। तो इसलिए ये पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। और यदि किसी प्रकार, जैसे कुछ बच्चे पीजी करने वाली है कि अगर हमारा रिजल्ट ख़राब हो जाता है या हमारी सप्लीमेंट्री आती है और हम आगे पढ़ नहीं पाते, तो हम जो शुल्क जमा करेंगे उसका क्या हुआ, तो वो शुल्क आपको कॉलेज से निर्धारित प्रोसेस के माध्यम से मिल जाएगा, वो आपका लैप्स नहीं होगा। तो इसलिए आप प्रमोशन वाले पार्ट को ज़रूर अपनाएं। जो लोग इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन फाइनल का अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो आप जो बीए सेकेंड ईयर या बीकॉम सेकेंड ईयर या बीएससी सेकेंड ईयर, इसके अंक सूची के आधार पर एमए, एमकॉम, एमएससी के लिए प्रवेश की पात्रता रखते हैं, तो प्रोविजनल एडमिशन आप उसमें कर लें। तो ये एक है। इसके साथ 3 जो चरण होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सीएलसी राउंड होंगे। सीएलसी राउंड में 3 चरण आपको मिलेंगे। पहला चरण जो सीएलसी राउंड का है वो 19 जून से 28 जून तक चलेगा, और ये यूजी पीजी दोनों के लिए 19 जून से 28 जून। यानी किसी कारण से यदि आप इसमें चूक जाते हैं, तो आप सीएलसी राउंड में जाके अपने प्रवेश की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। जो सेकंड राउंड है सीएलसी राउंड, वो है 7 जुलाई से 12 जुलाई, उसका समय है। इसमें प्रोसेस वही होनी है, सब ई सत्यापन, ये वो सारी चीज़ें उसी प्रकार से होंगी, लेकिन ये 3 चरण आपको इसलिए दिए हैं कि किसी कारण से अगर आप फर्स्ट राउंड में रह जाते हैं, तो सेकंड और थर्ड राउंड में उस एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। और जो इसका थर्ड सीएलसी राउंड है, उसकी डेट है 20 जुलाई से 25 जुलाई। तो इस प्रकार ये आपको 3 एडिशनल सीएलसी राउंड भी इसमें उपलब्ध हैं। तो आप अपने प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसको आप कंप्लीट कर लें। अब हम बात करते हैं ई प्रवेश में हमें कार्यवाही क्या क्या करनी है। जब हम ई प्रवेश के पोर्टल को खोलेंगे, तो हमें किन किन चीज़ों पे काम करना है आप देखें। तो ई प्रवेश में सबसे पहले आवेदक अपने पंजीयन फॉर्म को भरेंगे। तो पंजीयन फॉर्म फिल करना है आपको सबसे पहले, और उसमें चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको क्या विषय लेना है या आपने कौन सा कॉलेज का चयन किया है, तो आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है। हेल्प सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन भी आपको कराना होगा, और ये ऑनलाइन होगा, ई सत्यापन कराना होगा आपको। अब की बार आपको किसी हेल्प सेंटर पे डायरेक्ट जाना नहीं है, आपको ई सत्यापन के माध्यम से ही काम करना है। इसके अलावा आवेदक को चॉइस फिलिंग और प्रवीणता के आधार पर महाविद्यालय का आवंटन होगा। जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आपके अंकों के आधार पर, जो आपकी अंक सूची में आपको मिले हैं, उनके आधार पर आपको महाविद्यालयों में सीट आवंटित की जाएगी, तो महाविद्यालय या कॉलेज का आवंटन होगा। फिर आवेदक द्वारा ऑनलाइन विषय समूह का चयन और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। जब आपको कॉलेज आवंटित हो जाएगा, तो अगली क्लिक पे आप जाएंगे,
तो वहाँ आप अपने विषय का चयन कर सकते हैं। और इस बार विषय का चयन मैंने पहले भी कई सारी वीडियो डाली हैं, आप चाहें तो उन्हें देखें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो यूजी की कक्षाएं हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, आप देख सकते हैं। 2-3 वीडियो अभी देख सकते हैं, वैसे इसमें कई सारी वीडियो हैं। तो उसमें आप कैसे मेजर, माइनर, इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, फाउंडेशन, वोकेशनल कोर्स और फील्ड प्रोजेक्ट का चयन करना है, ये सभी के लिए कंपलसरी है। रेगुलर प्राइवेट कोई भी विद्यार्थी हैं, तो अगर कोई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम तो प्राइवेट पढ़ेंगे, तो उनको भी ये सारी चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो आप इसका जब महाविद्यालय का आपका अलॉटमेंट जारी हो जाए तो आप शुल्क अवश्य जमा करें और विषय का चयन करें कि आपको क्या लेना है। ऑनलाइन प्रमोशन के माध्यम से अगली कक्षा में जाने वाले विद्यार्थी जो खास तौर पर पीजी के हैं, क्योंकि फाइनल का रिजल्ट अभी आया नहीं, बीए, बीएससी, बीकॉम का, और उस स्थिति में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए रेगुलर कक्षाओं के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपको प्रमोशन फीस उसकी देनी होगी और उसे आप इसी प्रकार से चॉइस करेंगे। आपका भी सब कुछ ऑनलाइन होगा, ई प्रवेश ही है, इस बार ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन जमा नहीं करना है। कॉलेज में भी किसी प्रकार का प्रोस्पेक्टस आपको मिलने वाला नहीं है। एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि पेपरलेस प्रोसेस है, आपको कोई महाविद्यालय प्रवेश फॉर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई प्रपत्र नहीं देगा और ना ही कोई शुल्क लेगा। आपको कॉलेज में कोई शुल्क जमा नहीं करना, किसी प्रकार की फीस नहीं देनी, कोई प्रोस्पेक्टस नहीं है। और जब कोई प्रोस्पेक्टस नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप पोर्टल पर जाकर, संबंधित महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप ये तय कर लें कि उस महाविद्यालय की रेटिंग क्या है, उसमें फैकल्टी की क्या स्थिति है, क्लासेस की क्या स्थिति है। सारी चीज़ें आपको स्वयं ऑनलाइन सर्च करें या अपने मिलने वालों से पता करें कि उसमें क्या सुविधा है, स्पोर्ट्स की क्या सुविधा है, एनएसएस एनसीसी की क्या सुविधा है। मैं अगले वीडियो में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए खास तौर पर एनएसएस एनसीसी और स्पोर्ट्स को लेकर एक चर्चा करूंगा कि किस प्रकार एक सब्जेक्ट के रूप में आप अगर इसको चयन करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। मैं अगले 1-2 दिन में इस बारे में चर्चा करूंगा नई वीडियो में। खैर, तो ये आपको करना है। और ई प्रवेश में जब आप ऑनलाइन सारी जानकारी भरेंगे, भरने के बाद जब ग्रीन टिक उसके नीचे लग जाता है, राइट का निशान ग्रीन, तो आप समझें कि आपकी जो जानकारी आपने फिल की है फॉर्म के अंतर्गत वो कंप्लीट हो चुकी है और फिर आप नई जानकारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं प्रवेश के लिए, खास तौर पर फर्स्ट ईयर के लिए और जो स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, लगने हैं, तो एक नज़र आप इस पर अवश्य डालें। संपूर्ण पेपरलेस व्यवस्था के अंतर्गत ई फॉर्म जब हम प्रवेश के लिए भर रहे हैं उसके लिए आपको फ्रंट फेस का फोटो पासपोर्ट साइज के खिंचाने चाहिए। जैसे अब मैं आपके सामने बैठा हूं तो उसमें ये दोनों कान दिखाई दें, सामने हमारी नज़र हो और ऐसे फ्रंट पे जो फेस है उसके फ़ोटो खिंचाएं। साइड फेस का फ़ोटो नहीं, कई बार हम स्टाइलिस्ट फ़ोटो खिंचा लेते हैं, वो नहीं। फ्रंट फेस, सामने हमारा फेस होना चाहिए, आंखें क्लियर हों, कान के ये दोनों निशान हमें ये नीचे हमें दिखाई देने चाहिए और पीछे का जो बैकग्राउंड है आपका वो भी मायने रखता है। तो वो या तो वाइट कलर का हो या लाइट कलर का हो, बहुत डार्क नहीं हो, जिससे कि आपकी जो छवि है वो निकल कर आए। तो एक बिल्कुल साफ सुथरा नया फ़ोटो आप खिंच पाएँ प्रवेश के लिए, जो फ्रंट फेस वाला हो। और जो भी अंक सूचियाँ आप ला रहे हैं, 10th 12th की हैं या अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएशन की कंप्लीट फाइनल वाली अंक सूची है। यदि आप प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अंक सूची है। जो भी आप प्रपत्र लगा रहे हैं वो सारी की सारी ओरिजिनल अंक सूची लेके जाएं, क्योंकि इनको भी आपको स्कैन करना है और स्कैनिंग में अगर कोई भी प्रपत्र धुंधला हुआ, कोई भी कागज आपका धुंधला हुआ तो वो रिजेक्ट हो सकता है आपका ई प्रवेश और आपको फिर ये सारी प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। वो थोड़ी सी कठिन है क्योंकि आपको हेल्प सेंटर में जाके वो सारी प्रोसेस को अपनाना होगा। तो कोशिश करें कि हम जो भी प्रपत्र दे रहे हैं
वो साफ सुथरे उनके पास जाएं, जिससे सारी चीज़ें पढ़ने में आए। तो इसलिए इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, जल्दबाजी में हल्की प्रिंटिंग वाला कोई भी पेपर सबमिट ना करें। तो इसमें अंक सूचियां हैं, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र। जो विद्यार्थी विशेष रूप से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं उनके लिए जाति और आय प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, तो इनको भी और साफ सुथरे इनको आपको स्कैन कराने हैं। इसके साथ साथ टीसी है, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है स्कूल का, वह भी, क्योंकि इस बार कोई भी प्रपत्र आपको कॉलेज में सबमिट नहीं करना है, सब कुछ ऑनलाइन डाउनलोड कराना है, तो आप टीसी भी उसी में करेंगे। यदि किसी प्रकार का किसी विद्यार्थी का गैप है, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, तो वो गैप सर्टिफिकेट भी इसमें सबमिट करेगा। तो इसलिए गैप सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन ही उसमें सबमिट करना है। इसके साथ ई प्रवेश के समय ही एंटी रैगिंग की शपथ वाला ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा कि मैं किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं रहूँगा जो रैगिंग के अंतर्गत आती हो। मोबाइल के पंजीयन के संदर्भ में मैंने आपसे पहले ही चर्चा की है कि जिसमें व्हाट्सएप आप चलाते हो उसी नंबर को दें, उस नंबर को बदलें नहीं, क्योंकि उसी पर आपको सारी सूचनाएं आगे भी मिलेंगी और एक मोबाइल से एक ही पंजीयन होगा। तो आप ये नहीं कि अपने दोस्त का पंजीयन कर दिया फिर आप रह गए कि अब हमारा पंजीयन कैसे हो, तो आप अपने मोबाइल से अपना ही पंजीयन करें। और जैसा कि मैंने कहा, आप किसी प्रकार की आरक्षण की व्यवस्था को लेते हैं या किसी सुविधा को लेते हैं या आप किसी प्रकार के अधिभार का लाभ लेना चाहते हैं, किसी श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि अब कई सारी शासन की कई सारी व्यवस्थाएं हैं, मेधावी छात्र योजना है, गांव की बेटी है, जो स्कॉलरशिप्स सामान्य हैं एससी एसटी ओबीसी की भी हैं, या पूर्व सैनिक की हैं, या आपके कोरोना काल से संबंधित कोई अगर समस्या है उससे संबंधित यदि कोई है, या आपने एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स में या अन्य किसी व्यवस्था में कल्चरल एक्टिविटीज़ में नेशनल लेवल की कोई प्रतियोगिता जीती है या स्टेट लेवल की प्रतियोगिता कोई जीती है या उस लेवल का कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, कोई पुरस्कार है और उसका अधिभार आपको चाहिए, उसके अंक आपको चाहिए, वैसी स्थिति में उन प्रमाण पत्रों को भी आपको साफ सुथरा डाउनलोड कराना होगा। ये सारी की सारी प्रोसेस ई प्रवेश से संबंधित है। मुझे विश्वास है कि आपको इसके बारे में ये जानकारी मिली और आप इस जानकारी का लाभ अवश्य उठाएंगे। किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए जिस महाविद्यालय में आप प्रवेश लेने वाले हैं वहाँ एक बार आप अवश्य जाएं। आप अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को, भाई को, बहन को साथ लेकर जा सकते हैं, जिससे उस महाविद्यालय की पोजीशन के बारे में आपको मालूम चले, स्थिति के बारे में मालूम चले और आप किन विषयों का चयन कर रहे हैं उन विषयों का चयन आप पहले ही सोच समझ कर करें, क्योंकि जिन विषयों का चयन आपने एक बार ई प्रवेश के माध्यम से भर दिया तो उनको परिवर्तन करना कठिन हो जाएगा, बाद में उसको परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोशिश ये करें, जिस विषय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी जहाँ भी आप प्रवेश लेने वाले हैं, आप उस महाविद्यालय में जाकर या नज़दीकी किसी महाविद्यालय में जाकर आप काउंसलिंग अवश्य कर लें। वहाँ जो शिक्षक हों, जो इसके लिए नियुक्त अधिकारी हों, उनके साथ बैठकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें। किस प्रकार से एनईपी के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के माध्यम से परिवर्तन हुए हैं और उनको किस प्रकार से आपको फॉलो करना है। इस इतिहास विमर्श में आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो शैक्षिक चर्चा के अंतर्गत कई सारे वीडियो हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित हैं, आप उनको देख सकते हैं। एनएसएस से रिलेटेड भी कई सारे वीडियो हैं कि एनएसएस किस प्रकार से एक विषय के रूप में हम पढ़ सकते हैं। वैकल्पिक विषय, ओपन इलेक्टिव, जो थर्ड पेपर आप पढ़ना चाहते हैं, चाहें तो आप एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स को भी पढ़ सकते हैं और वो भी 100 नंबर का है। उसी प्रकार से उसकी पूरी व्यवस्था होती है। तो उसका क्या लाभ है, कैसे, कई वीडियो हैं। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इस बारे में और चर्चा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इतिहास विमर्श पे यदि आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो युवाओं से चर्चा करता हूं और उनके लिए महत्वपूर्ण जो सूचनाएं लाता हूं वो सबसे पहले मिलें। इतिहास विमर्श पर ही
कम्युनिटी पर जो विश्वविद्यालय से संबंधित, शासन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं या महाविद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वो समय समय पर कम्युनिटी पे मैं पोस्ट करता हूं। आप चाहें तो वहां से भी उसे देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल यहाँ टाइम टेबल जो इस वर्ष फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है वो इसमें अपलोड है। बीए फाइनल, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएचएससी फर्स्ट ईयर, उसका टाइम टेबल इसमें अभी अपलोड है। तो जो भी नई सूचना आती है वो मैं कम्युनिटी पर, इतिहास विमर्श पर देता हूँ। इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें अपने मित्रों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहाँ भी आप हैं, क्योंकि ये सूचनाएं उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिन्हें प्रॉपर सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप उनके साथ इसको शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक अवश्य करें। साथ ही किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। मैं समय मिलते ही आपको उससे संबंधित जानकारी दूंगा। मैं समझता हूं आज के लिए काफ़ी है। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।